तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा। हाँ, पर ये कोई मामूली चाहत नहीं है। ये एक जुनून है, एक जिद। और कहते हैं कि दुनिया में हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत वो यहीं से होती है। और इसकी शुरुआत के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है ना? एडविन सी बार्न्स की। बिल्कुल। सोचिए, एक आदमी है जो एक मालगाड़ी से उतरता है। जेब में मतलब एक पैसा तक नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, पर दिमाग में एक बहुत बड़ी जिद है कि महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। और वो सीधे उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। अच्छा। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक उम्मीद या ख्वाहिश नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धधकती हुई आग थी, एक बर्निंग डिजायर। उन्होंने तय कर लिया था कि पीछे हटने का कोई रास्ता रखना ही नहीं है। और उन्हें पार्टनरशिप फौरन तो नहीं मिली होगी। हाँ, 5 साल लग गए। 5 साल तक उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी खुद को एक मुलाजिम नहीं समझा। अपने मन में वो पहले दिन से ही एडिसन के पार्टनर थे। मतलब ये उस जुनूनी इच्छा की ताकत है जी, जो हालात के बावजूद अपनी हकीकत खुद बना लेती है। एडविन बार्न्स की कहानी तो कमाल है, पर क्या इस सोच को सही साबित करने वाली और भी कहानियां हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। इतिहास की बहुत मशहूर घटनाएं हैं, जैसे उस महान योद्धा की कहानी जिसने दुश्मन की जमीन पर उतरते ही अपनी ही सेना के जहाजों को जलाने का हुक्म दे दिया था। बिल्कुल, मतलब हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, जीतो या मरो। और ऐसा ही एक किस्सा शिकागो की आग के बाद का भी है ना? हाँ, जब सारे व्यापारी शहर छोड़ रहे थे, मार्शल फील्ड ने उसी राख के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाने का ऐलान कर दिया। इन सब कहानियों का सार एक ही है, सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, ये उस मानसिक अवस्था से मिलती है जो जुनून बन जाए। पर ये जुनून वाली बात, इसे असलियत में कैसे उतारा जाए? क्या कोई तरीका है? हाँ, और तरीका बहुत सीधा है। 6 कदम है इसमें। पहला, आपको साफ साफ पता हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे अगर दौलत चाहिए तो कितनी, रकम बिल्कुल तय होनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। फिर दूसरा कदम, ये तय करें कि उस दौलत के बदले में आप देंगे क्या। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरा, एक तारीख तय करें, एक डेडलाइन। जी। और चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं और उस पर तुरंत मतलब फौरन काम शुरू कर दें। और इन सब बातों को लिखना भी है, सही कह रही हो ना? बिल्कुल, ये 5वां कदम है। इन चारों बातों का एक साफ बयान लिखें। और छठा, जो सबसे जरूरी है, इस बयान को रोज 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले। पर एक सवाल है, क्या सिर्फ पढ़ने और महसूस करने से कुछ बदल सकता है? ये थोड़ा हाँ, ये सुनने में वैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। बात सिर्फ शब्द दोहराने की नहीं है। आपको ये विश्वास करना है, ये महसूस करना है कि वो चीज पहले से ही आपके पास है। मतलब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड्रू कार्नेगी से लेकर एडिसन तक सबने इन उसूलों को माना है। इन सब कहानियों के बीच एक किस्सा बहुत पर्सनल भी है, लेखक के अपने बेटे का। हाँ, और ये कहानी इस पूरे विचार की आत्मा है। उनका बेटा बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो शायद जिंदगी भर सुन और बोल नहीं पाएगा। पर पिता ने ये मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि उनका बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। और उन्होंने लगातार बच्चे के दिमाग में ये यकीन डाला कि उसकी ये कमी कोई बोझ नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और फिर एक दिन वो चमत्कार हुआ। हाँ, लड़के ने एक फोनोग्राफ पर अपने दांत टिकाए और उसे संगीत सुनाई दिया। अरे वाह! और इसी से बोन कंडक्शन का सिद्धांत सामने आया, है ना? जी। कई साल बाद एक हियरिंग एड डिवाइस से उसे सुनने की पूरी क्षमता मिल गई और आगे चलकर उसने अपनी इसी तथाकथित कमी को हजारों लोगों की मदद करने के मिशन में बदल दिया। जो एक कमी थी वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। बिल्कुल। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एक बहुत जरूरी फर्क है किसी चीज की सिर्फ इच्छा करना और उसे पाने के लिए तैयार होने में जमीन आसमान का अंतर है। और तैयारी तब होती है जब मन में सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि अटूट विश्वास हो। हाँ, एक अटूट विश्वास। सही बात है। आखिर में एक कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जिसका मतलब है, जिंदगी एक ईमानदार मालिक है, वो आपको वही देती है जो आप मांगते हैं, लेकिन एक बार जब आप मजदूरी तय कर लेते हैं तो आपको काम करना ही पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी ने अपनी जिंदगी से बहुत कम मजदूरी तो तय नहीं कर ली है? आज एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया हाथ लगा है। अच्छा। आस्था, या जिसे हम विश्वास भी कहते हैं। काफी गहरा विषय। हाँ, पर इसे हम किसी पूजा पाठ वाले एंगल से नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक दिमागी टूल की तरह, एक
एक ऐसी मानसिक अवस्था जिससे किसी भी इच्छा को हकीकत में बदला जा सकता है। जी। तो आज का मिशन यही समझना है कि आस्था हमारे दिमाग की मुख्य रसायनज्ञ या हेड केमिस्ट कैसे है, ये काम कैसे करती है। और ये विचार जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। स्रोत के मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। एक जमीन की तरह। हाँ, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या किसी जहरीले पौधे का। ओहो। वो दोनों को पूरी शिद्दत से बिना किसी भेदभाव के उगाएगा। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि बुरी किस्मत जैसी कोई चीज है ही नहीं। कह सकते हैं। हम अनजाने में अपनी ही जिंदगी में मतलब जहर घोल रहे होते हैं। जी, स्रोत इसे ही दुर्भाग्य कहता है। लोग अपनी नकारात्मक मान्यताओं से अपनी मुश्किल परिस्थितियां खुद बनाते हैं। ये तो थोड़ी डराने वाली बात है। तो फिर अगर ये इतना शक्तिशाली है तो कोई इसे सही दिशा में कैसे चलाए, इसे विकसित कैसे करे? बिल्कुल, इसका तरीका है और स्रोत इसी तकनीक को ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव कहता है। ऑटो सजेशन। हाँ, पर यह सिर्फ मैं कर सकता हूं बोलने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो क्या है इसमें? स्रोत में एक बाकायदा आत्मविश्वास फॉर्मूला दिया गया है। एक फॉर्मूला? जी, जिसमें आपको साफ साफ लिखना होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप उसके बदले में क्या सेवा देंगे और किस तारीख तक चाहिए। इतना स्पेसिफिक? बहुत ज्यादा। फिर इसे दिन में 2 बार, सुबह उठते और रात को सोने से पहले पूरी भावना के साथ दोहराना है। आइडिया यह है कि आप अपने दिमाग को सिर्फ एक सपना नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। एक मिनट, क्या स्रोत सच में ये कह रहे हैं कि सिर्फ किसी बात को बार बार दोहराने से मन उसे सच मान लेगा, चाहे वो झूठी क्यों ना हो? देखिए, सिद्धांत यही है, विचार जब भावना से मिलते हैं तो एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं। चुंबकीय शक्ति? हाँ, जो अपने जैसे ही दूसरे विचारों को खींचते हैं। लेकिन आपका सवाल जायज है, ये सुनने में शायद आसान लगता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही। पर इसका सबसे बड़ा सबूत भी स्रोत में ही है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के बनने की कहानी। ओह हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ये कहानी कमाल की है। सोचिए, चार्ल्स एम श्वाब, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक आइडिया लेकर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन के कमरे में जाता है। और वहां तो सब पैसे की भाषा ही समझते होंगे। बिल्कुल, उसने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दी। स्रोत के मुताबिक उसने अपने विश्वास की ताकत से ऐसी आग उगली कि वहां बैठे सभी दिग्गज मोहित हो गए। वाह। वो लोग जो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, वो उसके विचार पर फिदा हो गए। मतलब सिर्फ एक आइडिया और उसका अटूट विश्वास? हाँ, सिर्फ एक आइडिया और उस पर रखे गए विश्वास ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक को जन्म दिया। और उस समय लगभग $600 मिलियन की दौलत पैदा की। जी, वो आइडिया ही असली पूंजी था। तो असल में स्रोत ये कह रहा है कि दौलत का ब्लूप्रिंट कोई बिजनेस प्लान नहीं, बल्कि एक मजबूत अटूट विचार है, और आस्था वो ईंधन है जो उस कागजी ब्लूप्रिंट को एक असलियत की इमारत में बदल देता है। ठीक यही बात। आस्था उस विचार को वो चुंबकीय शक्ति देती है जो मौके और संसाधनों को अपनी तरफ खींच लाती है। तो इन सबका जो निचोड़ है वो ये है कि आस्था कोई बस उम्मीद लगाकर बैठना नहीं है। नहीं, ये एक सक्रिय मानसिक स्थिति है। हाँ, एक सक्रिय मानसिक स्थिति, एक औजार जिसे ऑटो सजेशन जैसी तकनीकों से तराशा जा सकता है, ताकि हमारी इच्छाओं को हकीकत का रूप दिया जा सके। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत कहता है कि हमारा मन उन विचारों और कंपनों यानी वाइब्रेशंस को लगातार अपनी ओर खींचता है जो हमारे ऊपर हावी रहते हैं। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, अगर ये सच है तो इस पल हमारे दिमाग पर जो भी सोच हावी है वो जाने अनजाने में अपने जैसी किन चीजों को हमारी जिंदगी की तरफ खींच रही है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हम अपने विचारों से अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई बना सकते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, शायद इतना आसान कि यकीनी ना हो। चलिए आज इसी दावे की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि ऑटो सजेशन के सिद्धांत में आखिर कितना दम है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत शुरू होता है हमारे 2 तरह के मन से, एक सचेत जो सोचता है और दूसरा अवचेतन जो बस महसूस करता है और काम करता है। इन दोनों के बीच बातचीत का जो एक पुल है उसे ही ऑटो सजेशन कहा गया है। मतलब हमारी 5 इंद्रियों से जो भी जानकारी अंदर जाती है वो इसी पुल से होकर गुजरती है। ये पुल वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। सामग्री में कहा गया है कि हमारा सचेत मन एक गार्ड की तरह है जो अवचेतन मन के दरवाजे पर खड़ा है। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए,
इसका मतलब है कि प्रकृति ने हमें इस बात पर पूरा नियंत्रण दिया है कि हम अपने अंदरूनी मन में क्या जाने देते हैं। अच्छा। लेकिन लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोग इस गार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते, या तो उसे सोने देते हैं या फिर उसे गलत विचारों को अंदर आने से रोकने की ट्रेनिंग ही नहीं देते। तो फिर नतीजा क्या होता है? इसकी तुलना एक उपजाऊ बगीचे से की गई है। अगर आप जानबूझकर फूल नहीं लगाएंगे तो जंगली घास फूस तो अपने आप उगी आएगी। सही बात है। ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे हम सोच समझकर, मतलब स्वेच्छा से, अपने मन के बगीचे में रचनात्मक विचारों के बीज बो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम उस गार्ड को जगा देते हैं और सही विचारों को अंदर भेजना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि सिर्फ शब्दों को दोहराना, जैसे कोई मंत्र पढ़ना, वो काफी नहीं है। यहाँ कुछ और भी है ना? हाँ, और यही इस पूरे सिद्धांत का, कह सकते हैं, दिल है। ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। स्रोत का तर्क है कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो तार्किक भाषा, लॉजिक की भाषा नहीं समझता, वो भावनाओं की भाषा में काम करता है। भावनाओं के? हाँ, बिना भावना के शब्द उसके लिए सिर्फ शोर की तरह हैं। अवचेतन मन सिर्फ उन विचारों पर प्रतिक्रिया देता है जिनमें कोई मजबूत एहसास, कोई भावना जुड़ी हो। और यहीं पर शायद ज्यादातर लोग चूक जाते होंगे। बिल्कुल, वे अपने बगीचे में बीज तो फेंकते हैं पर बिना पानी के, और पानी यहाँ भावना है। नतीजा, कुछ नहीं उगता। और फिर वे कहते हैं कि जमीन ही बंजर है। किताब में साफ लिखा है कि जब तक आप अपने विचारों को विश्वास यानी बिलीफ के साथ नहीं मिलाते, तब तक कोई नतीजा नहीं मिलेगा। विश्वास, और विश्वास को सबसे शक्तिशाली भावना बताया गया है। ये समझ आता है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि विश्वास एक बहुत ही अस्पष्ट चीज है। आप किसी चीज पर विश्वास कैसे करते हैं, खासकर जब आपके मौजूदा हालात उस विश्वास के बिल्कुल उल्टे हों? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, वो इस मुश्किल को मानता है और इसीलिए इसमें एक बहुत ही ठोस, एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया बताई गई है। अच्छा, क्या है वो? मूल रूप से ये एक ही चीज पर केंद्रित है, अपने लक्ष्य को एक लिखित स्पष्ट बयान में बांधना और उसे रोज सुबह शाम न सिर्फ पढ़ना बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करना। महसूस करना? हाँ, उसे अपनी सच्चाई बना लेना, इससे पहले कि वो हकीकत बने। तो ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये तो एक तरह की भावनात्मक रिहर्सल है। बिल्कुल, आप अपने दिमाग को भविष्य की सफलता का अनुभव अभी करा रहे हैं ताकि वो उसे हकीकत मानने लगे। ये एथलीटों की विजुअलाइजेशन तकनीक जैसा ही है। और ये सुबह शाम ही क्यों? कोई खास वजह? हाँ, सुबह शाम का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि तब हमारा सचेत मन यानी वो गार्ड सबसे शांत और कह सकते हैं कि थोड़ा थका हुआ होता है। अच्छा। उस समय अवचेतन मन के दरवाजे तक सीधी पहुंच बनाना आसान होता है। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। सामग्री में ये भी कहा गया है कि आपको योजना का इंतजार नहीं करना चाहिए, मतलब बिना किसी प्लान के बस यकीन करते रहें। ये तो सिर्फ इच्छाधारी सोच जैसा नहीं लगता? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ तर्क को पूरी तरह नकारने की बात नहीं है। लेखक का कहना है कि आप अपनी तर्क शक्ति पर पूरी तरह निर्भर न रहें क्योंकि वो अक्सर सीमित होती है। तो फिर प्रक्रिया ये है कि आप विश्वास और भावना के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और ये उम्मीद करें कि आपका अवचेतन मन आपको जरूरी योजनाएं देगा। जब ये योजनाएं प्रेरणा या इंस्पिरेशन के रूप में आए तो उन पर तुरंत काम करना है। तो एक तरह से ये विश्वास करने जैसा है कि अगर आप सही दिशा में चलना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। तो अंत में इस पूरी बातचीत का सार यह है कि ऑटो सजेशन एक औजार है, एक ऐसा औजार जिसे अगर विश्वास और भावना की शक्ति दी जाए तो वो हमारे अवचेतन मन को हमारी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है। हाँ, लेखक के शब्दों में यही वो वजह है जिससे हम अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है, लगातार लगे रहना यानी दृढ़ता। और सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत पाठक को इस अध्याय को हर रात जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जब तक कि उसे इस सिद्धांत पर पूरा विश्वास न हो जाए। ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या किसी भी नए विचार पर हमारे शक को पक्के यकीन में बदलने की चाबी सिर्फ लगातार दोहराने और उसमें अपनी भावनाएं झोंक देने में ही छिपी है? अच्छा, एक बहुत ही कॉमन कहावत है, ज्ञान ही शक्ति है। हम सब ने सुनी है। हाँ, बिल्कुल, बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर जो स्रोत हम आज देख रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। कहते हैं ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही बात है। ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, बल्कि उससे शक्ति पैदा की जा सकती है। हाँ, वो एक संभावित शक्ति है। एग्जैक्टली।
तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है। दो तरह का ज्ञान होता है, बिल्कुल। एक सामान्य और दूसरा विशेष। और हम समझेंगे कि इस विशेष ज्ञान को सफलता के लिए, खासकर पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल है, क्योंकि हमें लगता है कि स्कूल कॉलेज में जो सीखा बस वही ज्ञान है। लेकिन जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, जब तक उस जानकारी को इकट्ठा नहीं करते और उसे एक ठोस प्लान में नहीं बदलते किसी एक लक्ष्य के लिए, तब तक वो सिर्फ बेकार की जानकारी है। और हमारे शिक्षण संस्थान यही तो करते हैं। हाँ, वो जानकारी देना सिखाते हैं, पर उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं सिखाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए ना सोर्सेज में हेनरी फोर्ड का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। ओह अच्छा। हाँ, हुआ ये कि शिकागो के एक अखबार ने उन्हें कह दिया अज्ञानी शांतिवादी, मतलब एन इग्नोरेंट पैसिफिस्ट। अरे, तो फोर्ड ने उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। करना ही था। अब अदालत में वकीलों ने यह साबित करने के लिए कि फोर्ड सच में अज्ञानी हैं, उनसे सामान्य ज्ञान के बड़े अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था, या 1776 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कितने सैनिक भेजे थे। सोचिए, हेनरी फोर्ड जैसे इंसान से ऐसे सवाल। हाँ, तो जब वो तंग आ गए तो उन्होंने वकील की तरफ इशारा करके जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर मुझे आपके इन फालतू सवालों का जवाब देना ही है तो मेरी मेज पर बटनों की एक लाइन लगी है। अच्छा, अब दे सकते हैं। वाह। फिर उन्होंने पूछा, अब आप ही बताइए, जब मैं जरूरत पड़ने पर किसी भी विषय के विशेषज्ञ को बुला सकता हूं तो मैं अपना दिमाग इन सामान्य बातों से क्यों भरूं? कमाल है, मतलब शिक्षित होने का असली मतलब ही बदल दिया। बिल्कुल, मेरा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जिसे फालतू जानकारी से भर दिया जाए। हाँ, बल्कि एक सीईओ का दिमाग है जो जानता है कि सही जानकारी किससे और कैसे निकलवानी है। तो शिक्षित होने का मतलब रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि जानकारी कहाँ से मिलेगी और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। एग्जैक्टली। और शिक्षित यानी एडुकेटेड शब्द का असली मतलब भी यही है। ये लैटिन शब्द एडुको से आया है, जिसका मतलब है अंदर से बाहर निकालना या विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लिया है कि वो जो चाहे हासिल कर सकता है। जैसे एंड्रू कार्नेगी। बिल्कुल, उन्हें स्टील बनाने की तकनीकी जानकारी का ट भी नहीं पता था। सारा विशेष ज्ञान उन्होंने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब अपने विशेषज्ञों की टीम से हासिल किया। और ये तो उन लोगों के लिए कमाल की बात है, हाँ, जिनकी पढ़ाई शायद पूरी ना हो पाई हो। हाँ, मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, हाँ, लेकिन आप सही लोगों को एक साथ लाकर उनसे काम करवा सकते हैं, हाँ, तो आप भी उतने ही शिक्षित हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये विशेष ज्ञान मिलेगा कहाँ से? स्रोत इसके कई रास्ते बताते हैं। आपका अपना अनुभव, दूसरों का सहयोग जिसे मास्टरमाइंड टीम कहते हैं, कॉलेज, लाइब्रेरीज और खास तौर पर बनाए गए ट्रेनिंग कोर्स। ज्ञान हर जगह है, बस उसे हासिल करने की इच्छा होनी चाहिए। सही बात है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हाँ। एक महिला ने अपने बेटे के लिए नौकरी का एक पोर्टफोलियो तैयार किया। अच्छा, पोर्टफोलियो मतलब रेज्यूमे जैसा कुछ? नहीं, ये कोई 2 पन्ने का रेज्यूमे नहीं था। हाँ? 50 पन्नों की योजना। 50 पन्ने? ये तो किसी नौकरी के आवेदन जैसा नहीं, बल्कि एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। हाँ, वो एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उसमें क्या था? उस योजना में लड़के की काबिलियत, उसकी शिक्षा और वो उस कंपनी के लिए क्या-क्या कर सकता है, इसका पूरा ब्यौरा था। अच्छा। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि उसका बेटा कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से आगे कैसे बढ़ाएगा। उसने नौकरी मांगी नहीं, बल्कि ये बताया कि वो कंपनी को क्या दे सकता है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा क्या हुआ? शानदार रहा होगा। शानदार से भी बढ़कर लड़के को पहली मुलाकात में हाँ? अपनी मनचाही सैलरी पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। अरे वाह। इस एक योजना ने उसके करियर के कम से कम 10 साल बचा लिए। कमाल है। जैसा कि कहा गया है, किसी काम को अच्छी तरह से करने में कभी कोई नुकसान नहीं होता। इस कहानी का सार ये है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, आपके पास कल्पना यानी इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, जो उस ज्ञान को एक ठोस प्लान में बदल सके। बिल्कुल। और शायद सीखते रहने की आदत भी। सही कहा। अगर कोई ये सोचता है कि स्कूल कॉलेज खत्म होते ही पढ़ाई खत्म हो गई, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो समझ लीजिए कि उसकी गाड़ी एक जगह आके रुक जाएगी। वो एक औसत जिंदगी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। सफलता का रास्ता लगातार ज्ञान हासिल करने का रास्ता है। हाँ। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ है कि असली शक्ति सिर्फ जानकारी जमा करने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे एक मजबूत इच्छा और एक ठोस योजना के साथ इस्तेमाल करने में है। विशेष ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का नया आइडिया और कल्पना, वही सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल सही।
और इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं जो हमें स्रोतों से मिलता है। एकमात्र सीमा वही है जो व्यक्ति अपने मन में स्थापित करता है। एक पुरानी केतली, एक गुप्त फॉर्मूला और $500। सुनने में किसी पुरानी कहानी की शुरुआत लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन्हीं 3 चीजों ने दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक को जन्म दिया। ये कोका कोला की कहानी है और हमारे हाथ लगे स्रोतों के हिसाब से इसका पूरा रहस्य एक ही शब्द में छिपा है, कल्पना। आज हम इसी ताकत की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक विचार हकीकत बन जाता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि स्रोत कल्पना को कोई जादुई चीज नहीं बताता। वो इसे मन की कार्यशाला कहते हैं। मन की कार्यशाला? हाँ, मतलब एक ऐसी जगह जहां हम अपनी इच्छाओं और सपनों को एक ठोस योजना में ढालते हैं। और वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या? कि हमारी तरक्की में इकलौती रुकावट यही है कि हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल कितना और कैसे करते हैं। तो ये मन की कार्यशाला काम कैसे करती है? मतलब कल्पना का कोई एक ही तरीका है क्या? नहीं, स्रोत इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटता है। पहला है संश्लेषित कल्पना। संश्लेषित कल्पना? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शेफ उन्हीं पुराने मसालों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई डिश बना देता है। आप पुराने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को नए तरीकों से जोड़कर कुछ बनाते हैं। तो यहाँ कुछ भी एकदम नया नहीं होता, बस वो जो संयोजन है वो नया होता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है रचनात्मक कल्पना। ये ज्यादा रहस्यमयी है। यहीं से वो विचार आते हैं जो पहले कभी किसी के दिमाग में नहीं आए। जैसे नया आविष्कार? हाँ, नए आविष्कार, नई खोजें। स्रोत कहता है कि यह तब काम करती है जब हमारा चेतन मन शांत हो और हम किसी मजबूत इच्छा से भरे हों। यहीं से वो आइडिया आया वाले पल जन्म लेते हैं। चलिए, इसे कोका कोला की कहानी से जोड़कर देखते हैं। एक बूढ़े डॉक्टर ने अपना फॉर्मूला आशा कैंडलर को बेचा $500 में। तो जब स्रोत कहता है कि कैंडलर ने उसमें कल्पना मिलाई, इसका मतलब कोई असली चीज तो नहीं मिलाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस सिरप में ना छिपी हुई संभावनाओं को देखा। डॉक्टर उसे बस एक ड्रिंक की तरह देख रहे थे। अच्छा। पर कैंडलर ने उसे एक ब्रांड, एक पूरा अनुभव, एक ग्लोबल एम्पायर के तौर पर देखा। उन्होंने एक मौजूदा फॉर्मूले को बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और वितरण के एक नए विचार के साथ मिला दिया। तो ये संश्लेषित कल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो ये हुआ जब आपके पास पहले से कुछ मौजूद हो। लेकिन क्या होता है जब आपके पास एक बड़े सपने के अलावा कुछ भी ना हो? स्रोतों में एक और कहानी ठीक इसी के बारे में है, डॉक्टर फ्रैंक गोंसाल्विस की। हाँ, वो एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहते थे जहां छात्र सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि काम करके सीखें। एक बेहतरीन विचार था, पर समस्या थी पैसों की। हाँ, उन्हें $10 लाख चाहिए थे, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। और स्रोत कहता है कि वो लगभग 2 साल तक इसके बारे में सोचते रहे, इच्छा करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं। फिर एक दिन उन्होंने एक पक्का फैसला किया, मैं 1 हफ्ते के अंदर ये पैसा हासिल कर लूंगा। ये बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस विषय पर उपदेश देंगे कि अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता। और जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, कहानी में सबसे नाटकीय मोड़ यहीं आता है। उपदेश सुनने के बाद फिलिप डी आमर, जो उस समय के एक मशहूर उद्योगपति थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे आपका उपदेश पसंद आया। मुझे लगता है कि आप अपने विचार को संभाल सकते हैं। कल मेरे दफ्तर आकर $10 लाख ले जाइए। सिर्फ 36 घंटे, 2 साल की सोच और 36 घंटों में सफलता। तो फर्क सिर्फ एक पक्के फैसले का था। बिल्कुल, यही तो स्रोत का मुख्य बिंदु है। वे कहते हैं कि बड़ी दौलत निश्चित मांगों और निश्चित सिद्धांतों के जवाब में आती है। निश्चित मांग, इसका क्या मतलब है? यहाँ निश्चित मांग का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए। इसका मतलब है मुझे इस कॉलेज के लिए इस तारीख तक $10 लाख चाहिए। लक्ष्य एकदम साफ और सटीक था। उनका फैसला पक्का था, इच्छा सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि विचार ही हर बड़ी सफलता का शुरुआती बिंदु है। कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सही विचार और एक निश्चित योजना के बिना वो दिशाहीन हो सकती है। बिल्कुल। संक्षेप में ये कहानियां यही दिखाती हैं कि विचार सिर्फ हवा में नहीं होते। वे शक्तिशाली ताकतें हैं जो सही योजना और दृढ़ निश्चय के साथ
भौतिक वास्तविकता को बदल सकती हैं। तो बात सिर्फ चाहने की नहीं है। बात है एक निश्चित उद्देश्य के साथ अपनी कल्पना का उपयोग करने की। स्रोत कहता है कि सीमा केवल हमारी कल्पना के उपयोग में है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा एक विचार है जिसे आज एक उम्मीद से निकालकर एक निश्चित योजना में बदलना शुरू किया जा सकता है। दुनिया में बेहतरीन आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा विचार होता है जो शायद दुनिया बदल दे। पर फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर बड़े बड़े सपने वो बस सोचने में ही रह जाते हैं। आज हम जिस चीज की गहराई में उतर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी वो पुल जो एक इच्छा को हकीकत से जोड़ता है। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये दौलत और सफलता की राह का सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कदम है। बिल्कुल, और ये इसलिए नजरअंदाज होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया ही काफी है, जबकि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि कोई भी अकेले पहाड़ नहीं हिला सकता। एक बेहतरीन योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए आपको दूसरों के ज्ञान, अनुभव और कल्पना की जरूरत पड़ती ही है। ये अकेले दौड़ने की रेस है ही नहीं। तो यहीं पर मास्टरमाइंड समूह का सिद्धांत आता है ना? हाँ, यानी अपने लक्ष्य के लिए सही लोगों का एक गठबंधन बनाना। पर स्रोत में इसके कुछ नियम भी दिए गए हैं और उनमें से एक मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि समूह को हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ये कुछ ज्यादा नहीं लगता। पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क ना मोमेंटम और तालमेल का है। स्रोत कहता है कि जब एक समूह लगातार मिलता है तो एक तरह की सामूहिक चेतना विकसित होती है। एक कलेक्टिव एनर्जी जैसी। हाँ बिल्कुल, विचारों का प्रवाह बना रहता है और छोटी मोटी रुकावटें बड़ी समस्या बनने से पहले ही हल हो जाती हैं। अगर आप महीने में एक बार मिलेंगे तो हर मीटिंग तो पिछली मीटिंग में क्या हुआ था ये याद करने में ही निकल जाएगी। तो यहाँ निरंतरता ही कुंजी है। ये बात तो सही है, मोमेंटम बनाए रखना। लेकिन ऐसा समूह तभी काम करेगा जब उसे चलाने वाला सही हो, और यहीं पर नेतृत्व की भूमिका वो बहुत अहम हो जाती है। स्रोत में 2 तरह के लीडर्स की बात की गई है, एक जो बल से नेतृत्व करता है और दूसरा जो सहमति से। हाँ, और ये फर्क ना बहुत गहरा है। बल द्वारा नेतृत्व डर पर आधारित होता है, और जैसे ही लीडर कमजोर पड़ता है या हटता है वो पूरा ढांचा बिखर जाता है। लेकिन सहमति से नेतृत्व सम्मान और सहयोग पर टिका होता है, वो स्थायी होता है, क्योंकि लोग लीडर के लिए नहीं बल्कि साझे लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। स्रोत का तर्क है कि इतिहास में जितने भी महान लीडर हुए हैं उन्होंने लोगों को मजबूर नहीं किया बल्कि प्रेरित किया है। और जब नेतृत्व विफल होता है तो स्रोत इसके कुछ कारण भी गिनाता है। स्वार्थ और अहंकार तो समझ आता है, लेकिन एक कारण है अनुयायियों से प्रतिस्पर्धा का डर। ये थोड़ा अजीब है, एक लीडर अपनी टीम से क्यों डरेगा? ये दरअसल असुरक्षा की निशानी है। एक कमजोर लीडर को डर लगता है कि अगर उसकी टीम का कोई सदस्य उससे ज्यादा काबिल हो गया तो उसकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसलिए वो जानबूझकर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। जबकि एक महान लीडर, जैसा कि स्रोत बताता है, वो हमेशा अपने से बेहतर लोगों को काम पर रखता है और उन्हें सफल होने में मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि उनकी सफलता ही उसकी अपनी सफलता है। अच्छा, तो एक अच्छे लीडर की तरह ही किसी भी प्रोफेशनल की मार्केट में क्या वैल्यू है ये कैसे तय होता है? मुझे लगता है स्रोत में इसका भी एक QQS फॉर्मूला दिया गया है। बिल्कुल, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट, यानी आपके काम की गुणवत्ता, आप कितना काम करते हैं और आप किस भावना या रवैये से काम करते हैं। स्रोत कहता है कि किसी की भी कमाई सीधे तौर पर इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी तो सीधी बात है, लेकिन ये स्पिरिट या सहयोग की भावना ये इतनी जरूरी क्यों है? क्या एक बहुत काबिल लेकिन मुश्किल इंसान टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्रोत में एंड्रू कार्नेगी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कहते थे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं रखेंगे जो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, भले ही वो अपने काम में कितना भी माहिर क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि एक नकारात्मक या असहयोगी व्यक्ति पूरे समूह की ऊर्जा और उत्पादकता को नष्ट कर सकता है। उसकी व्यक्तिगत काबिलियत का फायदा पूरे समूह को होने वाले नुकसान से कम होता है। वो स्पिरिट ही है जो एक टीम को सिर्फ लोगों का झुंड होने से बचाकर एक सामंजस्यपूर्ण इकाई बनाती है। और जब चीजें गलत होती हैं, जो कि होंगी ही, तब दृढ़ता की भूमिका आती है।
थॉमस एडिसन का उदाहरण कि वो बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए, ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और स्रोत अस्थायी हार और स्थायी विफलता के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींचता है। उसके अनुसार विफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है जब तक आप खुद हार मानकर उसे स्थायी न बना दें। हर हार एक मौका है ये सीखने का कि ये तरीका काम नहीं करता, और फिर एक नई बेहतर योजना के साथ दोबारा प्रयास करने का। जैसा कि कहा गया है, हारने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एक महान विचार सिर्फ एक शुरुआत है। असली जादू एक सोची समझी योजना, सही लोगों का एक सामंजस्यपूर्ण समूह, प्रेरणादायक नेतृत्व और कभी हार न मानने वाली दृढ़ता के मिश्रण में है। दिलचस्प बात यह है कि ये दर्शन सिर्फ क्या करें पर नहीं, बल्कि क्या न करें पर भी उतना ही जोर देता है। विफलता के कारणों की सूची और आत्मविश्लेषण पर इसका ध्यान इसे बहुत व्यवहारिक बना देता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जिससे कोई भी अपनी कमियों को पहचान सकता है। एक डायग्नोस्टिक टूल, ये बढ़िया नजरिया है। और इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। स्रोत विफलता के 30 सामान्य कारणों की एक सूची देता है। सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति की सफलता के रास्ते में ऐसी कौन सी अनोखी व्यक्तिगत बाधा हो सकती है जो उसके लिए उस सूची का 31वां कारण बन जाए और जिसे केवल वही पहचान कर दूर कर सकता है। आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है। फैसला लेने की क्षमता। बिल्कुल। सोर्स का तर्क है कि ये तालमटोल पर काबू पाने और सफलता पाने का 7वां कदम है। हाँ, और सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है। हजारों असफल लोगों के विश्लेषण से ये पता चला कि फैसला लेने में कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक तथ्य है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। मतलब सोर्स सफल और असफल लोगों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। एकदम साफ। जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति जमा की, उनमें तुरंत निर्णय लेने की आदत थी। तुरंत। हाँ, और अगर उन फैसलों को बदलना भी पड़े तो वो बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर बदलते थे। जबकि जो लोग असफल होते हैं वो या तो बहुत धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। अच्छा। सोर्स में हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया गया है। वो अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी कार बनाने पर अड़े रहे। हाँ, जबकि उनके सभी सलाहकार बदलाव का आग्रह कर रहे थे। सब के सब कह रहे थे कि इसे बदलो, बाजार बदल गया है, पर वो नहीं माने और उनकी इसी दृढ़ता ने उन्हें एक बहुत बड़ी दौलत दी। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब सोर्स इस सिद्धांत को, आप कह सकते हैं, इतिहास से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और वो उदाहरण तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कौन सा? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का एक शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोर्स का तर्क यह है कि देश की आजादी का असली कारण जॉर्ज वॉशिंगटन की सेनाएं नहीं थी। नहीं, तो फिर क्या था? बल्कि वो एक दृढ़ फैसला था जो 56 लोगों ने मिलकर लिया था। 56 लोग? सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक जैसे लोग, जिन्होंने मौत के खतरे के बावजूद आजादी के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। सोचिए जरा। उन्होंने अपने हस्ताक्षर एक ऐसे दस्तावेज पर किए जो उनकी मौत का फरमान भी हो सकता था। और उसे एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। सोर्स के अनुसार इसी निर्णय की भावना ने सैनिकों में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति भर दी जिसने आज सफलता को असंभव बना दिया। अगर हम इसे आज की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। बिल्कुल होता है। सोर्स के अनुसार ज्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपने खुद के निर्णय ले ही नहीं पाते। सही बात है। इसीलिए एक सलाह दी गई है, दुनिया को बताएं कि आप क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन पहले उसे करके दिखाएं। मतलब कर्म शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं हमेशा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इसका मतलब है कि निर्णायक होना एक आदत है। एक आदत जिसे बनाया जा सकता है। दुनिया उन लोगों के लिए रास्ता बनाती है जिनके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। बहुत खूब। अंत में विचार करने के लिए एक बात। हाँ, बताइए। सोर्स कहता है कि धन और अवसर इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, वो केवल उन निश्चित योजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं जिनके पीछे निरंतर दृढ़ता होती है। तो सोचने वाली बात यह है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन का वो कौन सा क्षेत्र है जहां एक दृढ़ निर्णय, एक पक्का फैसला सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम जिस आइडिया पर बात करने वाले हैं वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, परसिस्टेंस।
किसी भी चीज के पीछे लगे रहने की जिद। हमारे सोर्सेज में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए, खासकर जब बात दौलत की हो, तो ये सबसे जरूरी चीज है। ये सब मतलब इच्छा शक्ति के खेल पे दिखाया। हाँ, और लेखक इस बात को एक बहुत ही दमदार एनालॉजी से समझाता है। अच्छा। वो कहता है कि दृढ़ता किसी इंसान के कैरेक्टर के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए। इसके बिना आप दबाव में टूट जाएंगे। वाह। और ये सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है। असली जादू तब होता है जब आपकी इच्छा शक्ति और आपकी इच्छा विल पावर और डिजायर एक साथ मिल जाए। बिल्कुल, जब वो दोनों एक साथ आ जाएं। हाँ, वो एक अजेय जोड़ी, एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को अक्सर लोग गलत समझ लेते थे, उन्हें निर्दयी कहते थे। सही बात है। इन्हीं सोर्सेज के मुताबिक असल में उनके पास जबरदस्त इच्छा शक्ति थी, जिसे वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता के साथ इस्तेमाल करते थे। वो बस हार मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो पहली मुश्किल आते ही अपने सपने छोड़ देते हैं। हाँ, जरा सी मुश्किल आई और बस हो गया। पर फोर्ड, कार्नेगी या एडिसन जैसे लोग तब तक डटे रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो वो चाहते हैं। सोर्सेस साफ कहते हैं कि विफलता का सबसे बड़ा कारण ही दृढ़ता की कमी है। और ये एक आम कमजोरी है। बहुत आम। यहाँ पर सोर्सेस कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो हैरान कर देते हैं। फैनी हर्स्ट की कहानी तो अविश्वसनीय है। हाँ, बताइए। सोचिए, एक ही प्रकाशक ने उनकी कहानी को 36 बार रिजेक्ट किया। 36 बार? हाँ, आज के जमाने में तो कोई 2-3 रिजेक्शन के बाद ही हिम्मत हार जाएगा, पर वो लगी रही और आखिरकार सफल हुई। और W.C. फील्ड्स का उदाहरण भी कमाल का है। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया, नौकरी चली गई। उस उम्र में कौन वापसी करने की सोचता है? कोई नहीं। लेकिन उन्होंने की और फिल्मों में एक सफल करियर बनाया। ये उस आइडिया को मजबूत करता है कि हर असफलता अपने साथ सफलता का एक बीज लेकर आती है। हाँ, बस आपको उस बीज को खोजने के लिए टिके रहना होता है। बिल्कुल। सोर्सेज इसे दृढ़ता की परीक्षा कहते हैं, जिसे हर किसी को पास करना ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस गुण को कैसे विकसित कर सकता है? क्या इसका कोई तरीका है? अच्छी बात यह है कि हाँ है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए 4 कदम बताए गए हैं। अच्छा। पहला कदम सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में यही नींव है। एक निश्चित लक्ष्य और उसे पाने की जबरदस्त जलती हुई इच्छा। सिर्फ एक हल्की पुल्की इच्छा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लेखक कहता है कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी सी आग से कम गर्मी पैदा होती है। सही बात है। तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक पक्की योजना, एक डेफिनेट प्लान। और सिर्फ प्लान बनाना ही नहीं, उस पर लगातार काम करना। कंसिस्टेंसी जरूरी है। बहुत ज्यादा। और तीसरा कदम, ये शायद सबसे मुश्किल है। वो क्या है? अपने दिमाग को हर तरह के नकारात्मक असर से बचाना। और इसमें वो दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं जो शायद आपका भला चाहते हैं लेकिन आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल। उनका शक आपके आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी बाधा का भी जिक्र है, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? ये तो सबसे बड़ा डर है ना? ये एक ऐसा डर है जो बड़े बड़े आइडियाज को पैदा होने से पहले ही मार देता है। ये बहुत गहरी बात है और इसीलिए चौथा कदम इतना जरूरी हो जाता है, जो कि है एक या एक से ज्यादा लोगों का ऐसा साथ, एक अलायंस जो आपको आपकी योजना और लक्ष्य पर टिके रहने के लिए हिम्मत दे। एक सपोर्ट सिस्टम। हाँ, सपोर्ट सिस्टम। जब आप अकेले होते हैं तो हार मानना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई और भी आपकी यात्रा में शामिल हो तो आप उन्हें निराश नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का जो सार है वो ये है कि दृढ़ता सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, जिसे एक आदत की तरह विकसित किया जा सकता है। और यही वो चीज है जो सिर्फ इच्छा करने और उसे हासिल करने के बीच का फासला तय करती है। ये गरीबी की सोच को दौलत की सोच में बदलने का तरीका है। बिल्कुल। और अंत में सोर्सेज हमें बहुत बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या दृढ़ता हमारे अंदर कोई ऐसी मानसिक या रासायनिक प्रक्रिया शुरू करती है जो हमें किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ देती है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। हाँ, क्या वो जिसे अनंत प्रज्ञा कहा गया है उस इंसान का साथ देती है जो सब कुछ हार जाने के बाद भी, जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, तब भी लड़ता रहता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत। हम सब
मतलब हम सब बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं ना, लेकिन अक्सर होता क्या है कि वो बस कागज पर ही रह जाती हैं। एक खाई सी है सपनों और हकीकत के बीच। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो इसी खाई को पाटने का एक तरीका है। सवाल ये है कि वो शक्ति क्या है जो विचारों को हकीकत में बदलती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इन स्रोतों के मुताबिक शक्ति का मतलब बहुत सीधा है, वो है ज्ञान। ज्ञान? हाँ, ऐसा ज्ञान जिसे एक योजना के तहत, मतलब समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति तब पैदा होती है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिना किसी टकराव के एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं। ठीक है, तो शक्ति का आधार ज्ञान हुआ, पर ये ज्ञान ये आता कहाँ से है? इसके 3 मुख्य स्रोत बताए गए हैं। पहला तो है हमारा इकट्ठा किया हुआ अनुभव। मतलब जो कुछ भी लाइब्रेरी, कॉलेजों में है? हाँ, इंटरनेट पर है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है प्रयोग और रिसर्च, जहां हम नई चीजें खोजते हैं। और तीसरा है अनंत प्रज्ञा। अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसे आप अपनी इंट्यूशन कह सकती हैं, वो आहा वाले पल जब कोई नया आइडिया अचानक से दिमाग में आता है। अच्छा। लेकिन मुश्किल ये है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता। एक अकेला इंसान इसे शक्ति में कैसे बदले? तो फिर इसका हल क्या है? क्या यहीं पर ये मास्टरमाइंड वाला आइडिया तस्वीर में आता है? बिल्कुल, मास्टरमाइंड का सिद्धांत यही कहता है, एक तय लक्ष्य को पाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों के ज्ञान और कोशिशों का तालमेल। तालमेल? अच्छा, तो ये सिर्फ स्मार्ट लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है। सबसे जरूरी शब्द यहाँ तालमेल है। एकदम सही। मतलब सबका लक्ष्य एक हो और कोई ईगो ना हो। बिल्कुल, इसे बिजली की बैटरियों की तरह सोचिए। एक बैटरी से कुछ खास नहीं होता। हाँ। लेकिन जब कई बैटरियों को एक साथ सही तरीके से जोड़ा जाता है तो उनसे मिली ऊर्जा से तो ट्रेन भी चल सकती है। वाह। ऊर्जा पैदा करते हैं जो कोई भी अकेला इंसान कभी नहीं कर सकता। ये दिलचस्प है। क्या इसके कोई पहलू भी हैं? मतलब अलग-अलग तरह से काम करता है ये? हाँ, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो है आर्थिक, जो साफ दिखता है। जब लोग सलाह मशवरा करते हैं, सहयोग करते हैं, तो बड़े काम होते ही हैं। दुनिया की लगभग हर बड़ी दौलत ऐसे ही बनी है। सही। लेकिन दूसरा पहलू मानसिक है, जो ज्यादा गहरा है। जब 2 दिमाग एक ही समस्या पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो उनके मिलने से एक तीसरा अदृश्य मन पैदा होता है। एक तीसरा मन? हाँ, एक नया आइडिया जन्म लेता है जो दोनों में से कोई भी अकेले नहीं सोच सकता था। इसी को वो क्रिएटिव सिनर्जी कहते हैं। वाह, मतलब 1 + 1 is not 2, it's 3। तो एंड्रू कार्नेगी, जिन्हें हम स्टील किंग के नाम से जानते हैं, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका बिजनेस नहीं था, बल्कि करीब 50 लोगों की ये टीम थी। उन्होंने खुद माना कि उनकी सारी दौलत इसी मास्टरमाइंड समूह की शक्ति की वजह से थी। और हेनरी फोर्ड का उदाहरण देखिए, उन्होंने गरीबी और कम शिक्षा के साथ शुरुआत की थी। उनकी सबसे तेज तरक्की तब हुई जब वो थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन जैसे महान दिमाग वाले लोगों के दोस्त बने। उन्होंने बस उन लोगों के विचारों और ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया। लेकिन ये तो बहुत पुराने और अमीर लोगों के उदाहरण हो गए। क्या ये सिद्धांत आज भी काम करता है, मतलब एक आम इंसान के लिए? बिल्कुल करता है, और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। महात्मा गांधी को देखिए। अच्छा। उनकी शक्ति कहाँ से आई? उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक लक्ष्य के लिए, एक तालमेल में काम करने के लिए प्रेरित किया। वो कोई आर्थिक शक्ति नहीं थी, पर वो असली थी और अपार थी। सही बात है। आज के सफल स्टार्टअप्स को देखिए, अक्सर उनके पीछे 2 या 3 फाउंडर्स का एक मजबूत मास्टरमाइंड होता है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक और अच्छी मिसाल है जीवन की धारा वाली। जैसे एक अनदेखी नदी बह रही है। हाँ, जिसका एक किनारा दौलत की तरफ जाता है और दूसरा गरीबी की तरफ। और इस धारा का बहाव हमारे विचारों की भावनाओं से तय होता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे विश्वास और इच्छा हमें दौलत वाले किनारे की तरफ ले जाती हैं। और डर, शक? हाँ, डर और शक जैसी नकारात्मक भावनाएं गरीबी वाले किनारे की ओर धकेलती हैं। इस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? मतलब बाहरी परिस्थितियां तो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। क्या सिर्फ सोच बदलने से सच में कोई फर्क पड़ेगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। बाहरी हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत उस पतवार की तरह है। पतवार? हाँ,
धारा तेज हो सकती है, लेकिन अगर पतवार हाथ में हो तो नाव की दिशा बदली जा सकती है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को एक मास्टरमाइंड समूह की मदद से एक्शन में बदलने के बारे में है। अकेले शायद आप धारा के खिलाफ न लड़ पाएं, पर समूह के साथ जरूर लड़ सकते हैं। तो आज की बातचीत का निचोड़ यह है कि दौलत कमाने के लिए एक पक्की योजना और तीव्र इच्छा तो चाहिए ही, लेकिन उसका असली इंजन वो शक्ति है जो एक मास्टरमाइंड समूह बनाने से मिलती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। गरीबी को किसी योजना की जरूरत नहीं होती। वो बड़ी दिलेर और क्रूर है, वो खुद ब खुद आ जाती है। दूसरी तरफ धन बड़ा शर्मीला होता है, उसे रिझाना पड़ता है, आकर्षित करना पड़ता है, और उसे आकर्षित करने के लिए पहले मास्टरमाइंड की शक्ति को साधना ही होगा। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक बहुत ही साहसिक, शायद थोड़ा अजीब दावा करती है। वो कहती है कि महानता का राज, बड़ी बड़ी कामयाबियों का जो राज है, वो हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा में छिपा है। यौन ऊर्जा में। हाँ, यौन ऊर्जा में। चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले एक बात साफ करना मुझे लगता है जरूरी है। क्या? जब ये सामग्री सेक्स ट्रांसम्यूटेशन या यौन ऊर्जा के रूपांतरण की बात करती है, तो इसका मतलब दमन नहीं है। अच्छा। उसे दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जबरदस्त ऊर्जा को शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर किसी और दिशा में मोड़ना। हाँ, किसी और रचनात्मक, किसी और ऊंचे लक्ष्य की तरफ मोड़ देना। और इस सामग्री का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद दावा यही है कि इंसान की सबसे ताकतवर इच्छा यौन इच्छा है। हाँ। लेखक इसे 10 ऐसी चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है जो दिमाग को उत्तेजित करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है, एक नदी की। नदी की? कैसे? यूं समझिए कि आप नदी पर बांध बना सकते हैं। अगर आप उस पानी को संभाल कर, मतलब बिजली बनाने या खेतों की सिंचाई जैसे कामों में लगाते हैं, तो वो चमत्कार कर सकता है। सही बात है। लेकिन अगर आप उसे बस रोक दें और कोई दिशा ना दें, तो वो पानी वो कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता बना ही लेगा और शायद तबाही मचाएगा। तो ये ऊर्जा भी वैसी ही है। बिल्कुल। अगर ये रचनात्मक कामों में ना लगे तो ये कम उत्पादक रास्तों पर निकल जाती है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए इतिहास से कुछ बहुत बड़े नाम भी सामने रखे गए ना। हाँ बिल्कुल। जैसे नेपोलियन और लिंकन। कहा गया है कि इन सब में एक बहुत विकसित यौन प्रकृति थी। और यहाँ लेखक उस विचार को छठी इंद्री से जोड़ता है। छठी इंद्री? हाँ, या जिसे वो रचनात्मक कल्पना कहता है, उससे। तर्क ये है कि जब इस ऊर्जा को बदला जाता है तो ये दिमाग को साधारण सोच से उठाकर एक अलग ही स्तर पे ले जाती है, जहां जीनियस लोग काम करते हैं। सही पकड़ा। लेखक के अनुसार एक जीनियस और एक आम इंसान में यही फर्क है। जीनियस अपनी रचनात्मक कल्पना तक पहुंचना जानता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल उठता है। सामग्री कहती है कि ज्यादातर लोग 40 की उम्र से पहले बड़ी सफलता क्यों नहीं पाते? क्या यही वजह है? हाँ, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा। उनके मुताबिक 40 की उम्र तक ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति में ही खर्च कर देते हैं। और फिर 40 के बाद? 40 के बाद अक्सर अनजाने में ही वो इस ऊर्जा को अपने काम, अपने पेशे या दूसरे शौकों की तरफ मोड़ना सीख जाते हैं। और शायद यही वो समय भी है जब प्रेम और यौन भावनाओं के बीच एक तालमेल बैठने लगता है। बिल्कुल। और जब प्यार की भावना इस ऊर्जा के साथ मिलती है तो ये संतुलन और उद्देश्य की शांति लाती है, जो रचनात्मक कामों के लिए बहुत जरूरी है। ये सब सुनने में तो बहुत बड़ा सिद्धांत लगता है, लेकिन क्या स्रोत ये बताता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बताते हैं। मतलब जैसे सेल्समैनशिप जैसे किसी ठोस क्षेत्र में। हाँ, और ये उदाहरण बहुत जबरदस्त है। सामग्री का तर्क है कि जिसे हम आमतौर पर पर्सनल मैग्नेटिज्म या निजी आकर्षण कहते हैं, हाँ, वो असल में यौन ऊर्जा ही है। एक सफल सेल्स पर्सन जाने अनजाने में इसी ऊर्जा को अपनी आवाज के लहजे में, अपने हाथ मिलाने के तरीके में, अपने हाव भाव में, हाँ, अपने हाव भाव और यहाँ तक कि अपने पहनावे में ढाल लेता है। ये ऊर्जा उसके अंदर एक ऐसा उत्साह भर देती है जो ग्राहक को भी महसूस होता है। और बिक्री आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, हाँ। तो निचोड़ क्या निकलता है? यही कि हमारी सबसे गहरी जैविक इच्छाओं में से एक, जब उसे समझकर सही दिशा दी जाए तो वो रचनात्मक प्रतिभा
और असाधारण कामयाबी को खोलने वाली चाबी बन सकती है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। इस सामग्री में एक जगह कहा गया है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके किसी भी भावना को बदल सकते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक में। ठीक है। तो सवाल ये है, अगर हमारा मन वाकई आदतों का गुलाम है, तो आज हम सचेत रूप से किस एक विचार को बदलने का चुनाव कर सकते हैं ताकि एक ज्यादा रचनात्मक नतीजे की ओर बढ़ा जा सके? तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन, इस आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो हमें स्रोत मिले हैं वो इसे एक तरह की जोड़ने वाली कड़ी बताते हैं जी। हमारे कॉन्शियस माइंड और जिसे ये लेख इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं उसके बीच। जी। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्या कोई वाकई इसे कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से होती है इन लेखों में। आप ऐसे सोचिए कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो एक बहुत बड़ा फाइलिंग कैबिनेट है। फाइलिंग कैबिनेट? हाँ, हम अपनी पांचों इंद्रियों से जो भी महसूस करते हैं, हर विचार, हर एहसास, वो सब इसमें अपने आप छांटकर जमा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत व्यवस्थित लगता है सुनने में। पर अगर ये सब कुछ फाइल कर रहा है तो मतलब ये अच्छी और बुरी यादों में कोई फर्क नहीं करता होगा फिर? एग्जैक्टली। यही तो सबसे जरूरी, सबसे अहम बात है। ये कैबिनेट बिल्कुल निष्पक्ष है। ये डर को भी वैसे ही फाइल करेगा जैसे हिम्मत को, नफरत को भी वैसे ही जैसे प्यार को। इसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। और यहीं से इसे सचेत होकर दिशा देने की जरूरत पैदा होती है। ये तो थोड़ी डराने वाली बात भी है। एक तरह से तो है। अगर ये अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं करता तो कोई इसे गलत चीजों पर काम करने से रोकेगा कैसे? मेरा मतलब है, इसे अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखों के मुताबिक अवचेतन मन उन विचारों पे सबसे तेजी से काम करता है जिनमें बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी हों। गहरी भावनाएं? जी, खासकर विश्वास यानी फेव की भावना। यह सिर्फ कुछ सोचने भर की बात नहीं है, बल्कि उस सोच के पीछे जो इमोशनल पावर है, जो ताकत है। अच्छा, भावना की ताकत। हाँ, इन लेखों में 7 बड़ी सकारात्मक और 7 नकारात्मक भावनाओं की एक लिस्ट भी है। जी, दी हुई है। सकारात्मक में है इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और उम्मीद। और नकारात्मक में डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि नकारात्मक भावनाएं जो हैं वो हमारे दिमाग में बिना बुलाए मेहमान की तरह घुस जाती हैं, अपने आप। जबकि सकारात्मक भावनाओं को हमें जानबूझकर, मतलब मेहनत करके पैदा करना पड़ता है। एक मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से नेगेटिविटी की तरफ झुका होता है। कह सकते हैं कि अगर हम कुछ ना करें तो वो अपने आप डर और शक जैसी भावनाओं से भर जाएगा। बिल्कुल। सकारात्मकता एक सचेत प्रयास है, रोज का। ये कोई ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, ये 24 घंटे काम पर लगा रहता है। तो अगर आप उसे सचेत होकर अपनी इच्छाएं नहीं देंगे तो वो आपके आसपास जो भी डर, शक, जो भी नेगेटिविटी है वो उसी पर काम करना शुरू कर देगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक लेख में एला व्हीलर विल्कॉक्स के एक कविता का जिक्र था, विचार ही वस्तु हैं। थॉट्स आर थिंग्स। जी, कि हर चीज की शुरुआत एक विचार से ही होती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरे दिमाग में, प्रार्थना। स्रोत कहते हैं कि प्रार्थना तभी काम करती है जब वो विश्वास से भरी हो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ शब्दों को रटना या दोहराना काफी नहीं है। प्रार्थना को, जो एक विचार है, उसे एक आध्यात्मिक कंपन यानी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में बदलना पड़ता है ताकि वो उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक पहुंच सके। आध्यात्मिक कंपन और इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ये थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। जरूर। क्या हम इन्हें थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इन्फिनिट इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मांड की एक रचनात्मक ऊर्जा या एक सामूहिक चेतना जिससे हमारा मन जुड़ने की कोशिश करता है। ओके। और आध्यात्मिक कंपन का मतलब है उस विचार के पीछे की भावना की गहराई, उसकी तीव्रता। ये एक रेडियो ट्रांसमिशन की तरह है बिल्कुल। अगर आपका सिग्नल यानी आपकी भावना कमजोर है तो वो स्टेशन तक नहीं पहुंचेगा। और डर और शक आपके सिग्नल को जाम कर देते हैं। समझ गए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अवचेतन मन एक जमीन के टुकड़े जैसा है। अच्छी मिसाल है। या तो आप उसमें जानबूझकर अच्छे बीज बोएं
या फिर उसमें जंगली घास तो अपने आप उग ही आएगी। सही बात है। ये आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है, पर तभी जब इसे लगातार मजबूत, सकारात्मक और भावनाओं से भरे विचार मिलते रहें। और सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि डर जैसी सिर्फ एक नकारात्मक भावना भी आपके अवचेतन मन से मिलने वाली किसी भी रचनात्मक मदद की संभावना को खत्म कर सकती है। ये एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन मतलब मानसिक अनुशासन की मांग करता है। चलिए अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। स्रोत में भविष्य में प्रार्थना के विज्ञान को स्कूलों में पढ़ाए जाने की बात की गई है जी। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर भावनाओं से भरे विचारों में वाकई इतनी शक्ति है जितनी ये लेख बताते हैं, तो वो एक प्रबल सकारात्मक विचार क्या होगा जिसे कोई व्यक्ति हर दिन अभ्यास करने के लिए चुन सकता है। आज हमारे पास जो सोर्स है वो दिमाग के बारे में एक बड़ा ही मजेदार आइडिया सामने रखता है। हाँ, एक ऐसा आइडिया जो साइंस और कह सकते हैं कल्पना को मिला देता है। बिल्कुल। सोर्स का दावा है कि हम सबका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। मतलब ये ना सिर्फ अपने विचार बाहर भेजता है बल्कि दूसरों के विचार पकड़ भी सकता है, एक 2-वे रेडियो की तरह। हाँ, एक ही मशीन से ब्रॉडकास्टिंग भी और रिसीविंग भी। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता तो है, लेकिन सोर्स इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म बताता है। और आज हमारी कोशिश इसी मैकेनिज्म को समझने की है। हम देखेंगे कि ये दिमाग का रेडियो स्टेशन काम कैसे करता है, इसे ताकत कहाँ से मिलती है और क्या सच में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। चलिए देखते हैं। तो सोर्स के मुताबिक इस सिस्टम के 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है हमारा अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, और वो क्या करता है? वो है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, यहीं से विचार बाहर भेजे जाते हैं। और दूसरा हिस्सा कौन सा है जो इन विचारों को पकड़ता है? वो है हमारी रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये हमारे दिमाग का रिसीविंग सेट है। ठीक है, तो एक भेज रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, पर क्या ये हर विचार के साथ होता है? नहीं, और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। ये सिस्टम हर छोटे मोटे विचार को ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो फिर? खास तरह के विचारों को ही भेजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विचारों को ब्रॉडकास्ट होने के लिए ऊर्जा चाहिए। सोर्स कहता है कि सिर्फ वही विचार प्रसारित होते हैं जिनमें कोई बहुत मजबूत भावना जुड़ी हो। मतलब इमोशन, जैसे प्यार, गुस्सा, डर। हाँ बिल्कुल, कोई भी तीव्र इमोशन। ये भावनाएं उस विचार के लिए एक बूस्टर का काम करती हैं, उसे ताकत देती हैं। और मुझे लगता है सोर्स इसमें एक भावना पर बहुत जोर देता है ना? आपने सही पकड़ा। वो सबसे ज्यादा जोर यौन ऊर्जा यानी सेक्स इमोशन पर देता है। उसका तर्क है कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली भावना है। और जब इस ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम की तरफ मोड़ा जाता है तो ये दिमाग को कह सकते हैं सुपरचार्ज कर देती है। सुपरचार्ज। हाँ, और इस सुपरचार्ज्ड स्टेट में हमारी रचनात्मक कल्पना मतलब हमारा रिसीविंग सेट बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो दूसरे दिमागों से आ रहे बहुत हल्के सिग्नल्स को भी पकड़ लेता है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीजें: अवचेतन मन, रचनात्मक कल्पना और ऑटो सजेशन यानी खुद को दिए गए सुझाव। और इन सब की नींव है एक प्रबल इच्छा, एक बर्निंग डिजायर। ये सब सुनने में काफी थ्योरेटिकल लगता है तो लेकिन सोर्स अपने दावे को मजबूत करने के लिए ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुए एक असल शोध का हवाला देता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। वो डॉक्टर राइन के टेलीपैथी वाले प्रयोगों की बात कर रहा है, सही है? जी हाँ, वही टेलीपैथी और क्लेवॉयंस पर किए गए प्रयोग। उनमें लोगों को बिना देखे ताश के पत्ते पहचानने को कहा गया था। और नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ लोगों ने इतनी सटीकता से सही पत्ते बताए कि उसे सिर्फ तुक्का या संयोग नहीं माना जा सकता था। उस शोध की सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? मेरे ख्याल से वो दूरी वाली बात थी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी खोज थी। चाहे व्यक्ति उसी कमरे में हो या सैकड़ों मील दूर, नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वाह, इससे तो ये साफ हो गया कि ये कोई रेडियो वेव जैसा कुछ नहीं है। सही कहा, क्योंकि किसी भी ज्ञात रेडिएशन की ताकत दूरी के साथ कम हो जाती है। ये कुछ और ही था। और क्या पता चला उस शोध से? एक और खास बात सामने आई। ये क्षमता तब सबसे अच्छी काम करती थी जब इंसान पूरी तरह जागा हुआ और अलर्ट हो। नींद में नहीं? नहीं, नींद या बेहोशी में नहीं। कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ स्कोर को बेहतर करते थे, जबकि शराब या ड्रग्स उसे कम कर देते थे। ठीक है, तो ये तो हुई एक अकेले दिमाग की बात। लेकिन सोर्स इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है। यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है ना? हाँ,
ये इस थ्योरी का एक तरह से प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। लेखक अपना उदाहरण देते हैं कि कैसे वो और उनके दो साथी मिलकर किसी मुश्किल समस्या पर काम करते थे। और क्या होता था? वो कहते हैं कि जब वो तीनों एक साथ बैठकर पूरी एकाग्रता से चर्चा करते थे तो अचानक ऐसे विचार और समाधान सामने आते थे जो उन तीनों में से किसी के भी अकेले के दिमाग में नहीं थे। तो ये ऐसा है जैसे 3 कंप्यूटर मिलकर एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हो। बिल्कुल, एक साझा चेतना जो तीनों की व्यक्तिगत जानकारी से कई ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। सोर्स का मानना है कि इस मास्टरमाइंड की अवस्था में तीनों दिमाग ज्ञान के किसी उच्च स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग शायद एक प्राइवेट हार्ड ड्राइव नहीं है, बल्कि एक ओपन वाईफाई नेटवर्क जैसा है। हाँ, और उस नेटवर्क की करेंसी और पासवर्ड हमारी अपनी भावनाएं हैं। ये विचार तो हमारी चेतना के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल सकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ता है। वो क्या? अगर हमारे विचार सच में एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं तो फिर हमारे उन विचारों की क्या जिम्मेदारी है जो हम कभी बोलते नहीं लेकिन मन में सोचते रहते हैं? क्या हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों के लिए एक मानसिक माहौल बना रहे? अच्छा या शायद बुरा? तो आज हम एक बहुत ही कमाल के विषय पे बात करने वाले हैं, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। हाँ, हमारे पास एक किताब का अध्याय है जो कहता है कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दौलत और सफलता तक पहुंचने का 13वां और कह सकते हैं आखिरी कदम है। बिल्कुल, ये अध्याय इसे दर्शन का शिखर बताता है। मतलब इसे आप तभी समझ सकते हैं जब आपने पहले के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली हो। अच्छा। इसे रचनात्मक कल्पना कहा गया है। आप इसे एक तरह का मानसिक रिसीविंग सेट समझ सकते हैं जिसके जरिए नए विचार और प्रेरणा मन में आते हैं। तो ये एक तरह का सुपर इंट्यूशन हुआ जो अभ्यास से आता है, पर ये सुनने में काफी थ्योरेटिकल लगता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, और यहीं पर यह सबसे दिलचस्प हो जाता है। लेखक ने अपना निजी अनुभव बताया है। उन्होंने अपने मन में 9 महान हस्तियों के काल्पनिक परिषद बनाई थी। एक काल्पनिक परिषद? ये जिन्हें वे अपने अदृश्य सलाहकार कहते थे। इनमें लिंकन, नेपोलियन, एडिसन जैसे लोग थे। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। क्या ये सिर्फ लेखक का अपने मन से बात करना नहीं था? सवाल अच्छा है, पर इसका उद्देश्य सिर्फ बात करना नहीं था। तो फिर क्या था? लेखक का मकसद था आत्म सुझाव के जरिए इन लोगों के गुणों को अपने चरित्र में उतारना। और वो हर रात सोने से पहले इन लोगों के साथ एक मानसिक बैठक करते थे। हाँ, और उनसे ज्ञान मांगते थे। हाँ, जैसे इमर्सन से प्रकृति की समझ या नेपोलियन से लोगों को प्रेरित करने की क्षमता। और फिर कुछ समय बाद मामला और भी अजीब हो गया, है ना? बिल्कुल। कुछ महीनों बाद लेखक को लगा कि ये लोग सिर्फ कल्पना नहीं रहे। मतलब वो असली होते जा रहे थे। उन काल्पनिक किरदारों के अपने व्यक्तित्व विकसित हो गए थे। जैसे इस स्रोत में बताया गया है कि लिंकन हमेशा देर से आते थे और बहुत गंभीर रहते थे। सच में? हाँ, जबकि दूसरे सदस्य मजाक भी करते थे। लेखक सिर्फ एक बैठक चला नहीं रहे थे, बल्कि उसे देख रहे थे जैसे वो अपने आप चल रही हो। एक मिनट, मतलब लिंकन का देर से आना और दूसरों का मजाक करना, ये सब लेखक के दिमाग में अपने आप हो रहा था? जी हाँ। ये तो लगभग ऐसा है जैसे उन्होंने अपने मन में एक तरह का AI सिमुलेशन शुरू कर दिया हो। आप ऐसा कह सकते हैं। ये अनुभव इतना असली हो गया था कि लेखक को डर लगने लगा। डर? किस बात का? कि कहीं वो कल्पना और वास्तविकता में फर्क करना न भूल जाए। वाह! और फिर वो एडिसन वाला किस्सा भी तो है। हाँ, एक बैठक में एडिसन ने लेखक को एक अजीब संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन ऊर्जा के अनगिनत झुंडों से बना है। और जब लेखक ने असली एडिसन को ये बताया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा वास्तविक था। जबरदस्त। मतलब असली एडिसन ने भी इस विचार को नकारा नहीं। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मॉडल्स या विजुअलाइजेशन से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, मतलब हम किसी मुश्किल को सुलझाने के लिए सोच सकते हैं कि हमारा कोई आदर्श इस पर कैसे काम करता। बिल्कुल, ये आपके सोचने के दायरे को बढ़ाता है। हेनरी फोर्ड और एडिसन जैसे लोग, वे इसी तरह अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। पर यह शक्ति रातों रात नहीं आती। इसे विकसित होने में सालों का आत्मविश्वास और ध्यान लगता है। तो आज हमने छठी इंद्रिय के विचार को समझा और चरित्र निर्माण के लिए अदृश्य सलाहकारों की इस अनूठी तकनीक को जाना। स्रोत के अनुसार किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है।
और अंतिम बिंदु वो ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? हमने बात की कि कैसे लेखक को अपनी ही कल्पना से डर लगने लगा था। अध्याय का अंत भय के 6 भूतों के जिक्र से होता है, जिन्हें सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि अगर कल्पना को चरित्र बनाने और अंतर्ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो हमारी कितनी क्षमता उन डरों से सीमित है जो, जैसा कि अध्याय कहता है, सिर्फ हमारे मन में मौजूद भूत है।